वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी टीयर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 23 मार्च 2016 में हुआ था। उसमें जितना भी जीके और जीएस का क्वेश्चन है उन सारे को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे 35 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। हर क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी दिया गया है इस वीडियो में और सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मेंशन किया गया है। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच रिवर इज़ कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल? सॉरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है दामोदर। ठीक है, दामोदर को सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। इसके अलावा कोसी को सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। इसके अलावा इंडस था ऑप्शन में, इंडस को तिब्बत में सिंघी खम्बन या फिर लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो था ब्रह्मपुत्र, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है तो इसे दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है, और जब ये आसाम में एंटर करता है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और ये जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी नदी में माजुली, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, जो कि नदी में बसा एक आइलैंड है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, और ये कहाँ है? आसाम में है। तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ब्रिक्स विच कंट्री इज डिनोटेड बाय बी? ब्रिक्स में बी से कौन से देश को डिनोट किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। ठीक है, इन सारे स्टेट्स कंट्रीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और उसका प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो। ठीक है, रशिया का कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, चाइना का कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ठीक है, और साउथ अफ्रीका का, वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल है। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ब्लोएमफोंटेन जो है जुडिशियल कैपिटल है, और साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट कौन है? साइरिल रामाफोसा। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप्स हॉर्स? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर होगा चेतक। चेतक वॉज द नेम ऑफ हिज हॉर्स। वो, उसका घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप कौन थे? राणा उदय सिंह के बेटा थे। और राणा उदय सिंह कौन था? ये मेवाड़ का राजपूत राजा थे। ठीक है, तो इससे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और भी है, वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेट पूछा जाता है, कब हुआ था? 1576 में। किन के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह द्वारा मुगल आर्मी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इससे इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द थर्मोस्कोप? थर्मोस्कोप के खोज किसने किया? तो करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। तो इन्होंने ही थर्मोस्कोप को डिस्कवर किया था। इसके अलावा निकोलस कुपरनिकस जो है, इन्होंने बताया था कि सन जो है सोलर सिस्टम के बीच में स्टेशनरी है, मतलब हिल नहीं, मूव नहीं करता है, वो बीच में है सोलर सिस्टम के, और अर्थ जो है इसके चारों बगल घूमता है। ये बात किसने कहा था? कुपरनिकस ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा न्यूटन जो है, इन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा केपलर है, केपलर ने क्या दिया था? प्लैनेटरी मोशंस। ठीक है, इन्होंने ही लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस दिया था। ठीक है, तो इससे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विथ
आर्टरी जो है किस तरह का खून को कैरी करता है, किस तरह का ब्लड को कैरी करता है, जिसमें ऑक्सीजन होता हो या कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन या लिपिड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टरी जो है ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और एक्सेप्शनल इसमें ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है? ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। जनरली क्या होता है, आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है, बट इसमें एक्सेप्शनल है पल्मोनरी आर्टरी जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा वेन्स क्या है? वेन्स क्या होता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, मीन्स हमारे शरीर से जितना भी खून वापस हार्ट में जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या होता है? ये प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। जिस तरह पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन था, जो इसमें भी पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है जो कि प्योर ब्लड को कैरी करता है। आमतौर पर वेन जो होता है इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है। और इंसान के शरीर में सबसे बड़ा जो ब्लड वेसल है वो है अरोटा, ठीक है। अरोटा है जो सबसे बड़ा, यहाँ स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, अरोरा हो गया है, यहाँ अरोटा होना चाहिए था, ठीक है। तो इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेमोरियल टू डेड पर्सन? इनमें से कौन सा जो है कोई भी इंसान का समाधि नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चार मीनार। इसके अलावा जितना भी है, तो बीबी का मकबरा ये एक समाधि है। ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। और ये किसके लिए बनवाया था? अपने बीवी दिलरस बानो बेगम के लिए बनाया था। ये कहाँ स्थित है? औरंगाबाद के महाराष्ट्र में 1660 में इन्होंने बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा जो है ताजमहल जो है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए बनाया था। इसमें भी मुमताज़ का कब्र है। और इसके अलावा इत्माद उद दौला, ये जो है नूरजहां ने बनाया था। नूरजहां कौन है? जहांगीर का वाइफ है। ये नूरजहां किसके लिए बनाया था? उनके पिताजी के लिए, मिर्ज़ा गियास बेग के लिए, ठीक है। और मिर्ज़ा गियास बेग ग्रैंडफादर थे किसके? मुमताज़ महल के, जो कि शाहजहां के वाइफ थे। तो इससे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज कार्ला फेमस फॉर इट्स बुद्धिस्ट केव लोकेटेड? ये जो कार्ला है वो कहाँ स्थित है? बुद्धिस्ट केव के लिए जो फेमस है, ये कार्ला एक जगह है, ये कहाँ पे स्थित है? सो द करेक्ट आंसर इज कहाँ? ये लोनावला। अब ये लोनावला कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये कार्ला जो है ये लोनावला में है और महाराष्ट्र में है। तो इससे इतना याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय संविधान कब अमेंड किया गया था सबसे पहली बार? तो करेक्ट आंसर है 1951, ठीक है। इसे पहली बार अमेंड किया गया था और 1951 में, जिसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 को चेंज कर दिया गया था, जो कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसी में ही 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड, मतलब इसमें 9th शेड्यूल जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? डेट याद रखना है, 1951 ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था और 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था इसी अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ विच स्पोर्ट इज कर्णम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड? कर्णम मल्लेश्वरी जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेट लिफ्टिंग, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी एक रिटायर्ड वेट लिफ्टर है। ये पहली महिला थी जो इंडियन महिला थी जो ओलंपिक्स में कोई मेडल हासिल किया था भारत की ओर से, ठीक है। ये इन्हें 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है। और
1999 में 1999 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे मोस्टली सवाल ये आता है कि कौन सी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। तो ये आंसर क्या होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून? कौन सा पहला सैटेलाइट था जो हमारे चांद की ओर ऑर्बिट किया था? पहला कौन सा सैटेलाइट था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लूना 10। ये पहला स्पेस क्राफ्ट है जो चांद के ऑर्बिट में ये गया था। ठीक है, कब गया था? भेजा गया था इसे 1966 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे ए जो है सही है, बिकॉज 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू क्या होता है, 1024 MB। ठीक है, ये रहा कन्वर्शंस है। और ये सब इसके अलावा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कन्वर्शन से आता है हमेशा सवाल कि 8 बिट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 बाइट। उसी तरह 1024 बाइट मिलके 1 KB होता है, फिर 1024 KB मिलके 1 MB होता है। MB मीन्स मेगाबाइट, KB मीन्स किलोबाइट, किलोबाइट मेगाबाइट के बाद आएगा गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, एटाबाइट, जेटा, योटा। ठीक है, तो ये सारे कन्वर्शंस में क्या है, 1024 को याद रखना है। ये टर्म, ये जो यूनिट है 1024 से ही मल्टीप्लाई हो के ये बड़ा यूनिट में जाता है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 मार्च। और इस साल का 2020 का इसका थीम क्या था, इट्स टाइम। ठीक है, इसके अलावा 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और 2020 में इसका थीम क्या है, आई एम एंड आई विल। और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये इसका थीम है इस साल का। इसके अलावा 5 जून जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है इस बार की, टाइम फॉर नेचर। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? डू और डाई मतलब करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 में दिया था। तो इसमें से ये पूछ लिया जाता है कि कौन से साल में दिया था या फिर किस आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, तो ये गांधी जी दिए थे। और कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। इसके अलावा नेताजी ने एक स्लोगन दिया था, दिल्ली चलो और जय हिंद। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है हिंद हो गया है, ये जय हिंद होगा। बाल गंगा तिलक ने भी एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं प्राप्त करूँगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके अलावा औरोबिंदो घोष जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ बेगिंग इंस्टीट्यूट, उन्होंने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तब उन्होंने ये कमेंट किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ लेंस इन आवर आई इज टू, आँख का जो लेंस है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ आई। फोकल डिस्टेंस चेंज करने के लिए ये लेंस का यूज़ होता है। यही आँखों का लेंस का फंक्शन है। ठीक है, आई लेंस जो है कैसा लेंस होता है? बाई कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। ठीक है, ये सवाल आ चुका है कि आई लेंस जो होता है, आई का जो लेंस है वो कैसा होता है? ये बाई कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? आइरिश के जस्ट पीछे। इसके अलावा प्यूपिल जो है ये एक ब्लैक होल है और कहाँ है? आइरिश के एकदम सेंटर में है। और ये इसका साइज चेंज होता है जब उसमें लाइट का इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ लाइट चेंज होता है। जितना ज़्यादा लाइट आए या कम
कम लाइट आए तो ये उस अकॉर्डिंगली ये साइज छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हो रेगुलेट करता है। सिलियरी मसल क्या है? सिलियरी मसल जो है ये क्या करता है? लेंस कर्वेचर को रेगुलेट करता है, लेंस का कर्वेचर को छोटा या बड़ा करता है। ठीक है, आइरिश क्या है? ये कलर्ड पार्ट ऑफ आई है, ये कलर्ड पार्ट ऑफ आई है जो लाइट को आँखों में एंटर करने को से कंट्रोल करता है, छोटा या बड़ा होकर। ठीक है, और रेटिना जो है इसमें लाखों फोटो रिसेप्टर होता है जो कि लाइट रेस को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर कर ब्रेन में भेजता है। ठीक है, और एक इमेज बनता है उसमें। तो रेटिना में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? रियल और इन्वर्टेड होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मनी मून्स डज द प्लैनेट मार्स है? मार्स के कितने मून्स हैं, है ना, उपग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। क्या क्या है? डेमोस एंड फोबेस और 2 सैटेलाइट ऑफ मार्स। मार्स के 2 सैटेलाइट का नाम क्या है? डेमोस एंड फोबेस। डेमोस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा सैटेलाइट है। ठीक है, इसके अलावा गैनीमीड जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में, और ये किसका है? जुपिटर का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ही बहुत अच्छे से याद रखना है। गैनीमीड क्या है? सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में, और किसका है? ये जुपिटर का है। सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? डेइमोस। ये किसका है? मार्स का है। जुपिटर में 67 सैटेलाइट्स है, सैटर्न में 62 सैटेलाइट है। सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइटन। ठीक है, यूरेनस में 27 सैटेलाइट है, नेपच्यून में 14 सैटेलाइट है, और मरकरी एंड वेनस में कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? भारत में एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। वास्तविक में अगर एग्जीक्यूटिव हेड है तो प्राइम मिनिस्टर है, और इसका जो सैलरी होता है प्राइम मिनिस्टर का, ये पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। और आर्टिकल 75 है इससे रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर से, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ये बात आर्टिकल 75 में लिखा गया है। ठीक है, अब दूसरा है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पढ़ लेते हैं। तो ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें ही पहला सिटीजन कहा जाता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 54, जिसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, और इनका मिनिमम एज है 35 ईयर्स। एक प्रेसिडेंट बनने का क्वालिफिकेशन जो है 35 ईयर्स मिनिमम एज होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 61 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है आर्टिकल 61 में। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस का क्या है? कोई मिनिमम एज नहीं होता है, इसका कोई मिनिमम एज नहीं है, और इसको चीफ जस्टिस बनने के लिए 5 इयर्स ऑफ हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये जब रेजिग्नेशन देते हैं तो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, और अभी का चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल। इन्हें फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है, और इन्हें हर कोर्ट, भारत में जितने भी कोर्ट हैं उन सब में ये ऑडियंस के रूप में उपस्थित रह सकते हैं। और अभी के प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, तो इससे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द कैपिटल ऑफ साइप्रस? साइप्रस का कैपिटल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? निकोसिया। निकोसिया जो है साइप्रस का कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ और भी ऑप्शंस थे। बेरूत, बेरूत किसका कैपिटल है? लेबनान का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है, कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही एक केमिकल ट्रेजेडी हुआ था, बेरूत ब्लास्ट, जिसमें कौन सा गैस ब्लास्ट हुआ था? जिसमें
एमोनियम नाइट्रेट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके अलावा मालदीव जो है इसका कैपिटल है माले, और प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है। स्लोवाकिया का कैपिटल है ब्रातिस्लावा, प्रेसिडेंट है जुजाना कैपुटोवा, और ये वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है, जिसका उम्र है 47, और ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है स्लोवाकिया का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना है, जुजाना कैपुटोवा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन का इन्वेंशन किसने किया? सो द करेक्ट आंसर इज बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इसके अलावा रोनाल्ड रॉस जो है इन्होंने मलेरिया पैरासाइट और इसका ट्रीटमेंट का इन्वेंशन किया था। रॉबर्ट कोच जो है टीबी बैक्टीरिया का, जो है ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, उसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा बांटिंग जो है ये डायबिटीज़ और इंसुलिन का डिस्कवर किया था, ठीक है। इन सारे ही पॉइंट्स को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुणा असफ अली रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग है, अरुणा असफ अली इन्हें याद किया जाता है उसको झंडा फहराने के लिए। ये कब किया था इन्होंने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में इन्होंने फ्लैग को होस्ट किया था, मतलब झंडा फहराया था, ठीक है। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। कौन से साल में? 1942 के समय। और ये दिल्ली के पहली मेयर बनी थी, ठीक है। तो इससे इतना याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बॉक्सर इज निकनेम्ड द रियल डील? किस बॉक्सर को निकनेम रियल डील है, द रियल डील से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इवेंडर हॉलीफील्ड, ठीक है। इन्हें ही द रियल डील या फिर द वेरियर से भी जाना जाता है। इसके अलावा माइक टाइसन जो है इन्हें आयरन माइक या द किड्स डायनामाइट या बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट, द पीपल्स चैम्पियन के नाम से जाना जाता है। जो लुइस इन्हें चैपर या फिर द ब्राउन बॉम्बर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस सारे ही याद रखना है और सारे ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है और कुछ एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? द रॉलेट एक्ट कौन से साल में लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1919 में इसे पास किया गया था। तो इससे क्या होता था, इन गवर्नमेंट का ये अथॉरिटी था कि किसी भी आदमी को बिना ट्रायल के उसे बिना कोर्ट में पेश किए ही 2 साल तक उन्हें जेल में डाल सकते थे, ठीक है। इसके अलावा 1919 में और भी एक इम्पॉर्टेंट घटना हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, और इसी के विद्रोह में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड को रिटर्न कर दिया था। एंड गांधी जी जो था, केसरी हिंद का जो सम्मान था या उपाधि था या मेडल था, उसे रिजेक्ट कर दिया था इसी के विद्रोह में, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है 1905 16 अक्टूबर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल बाई कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। और उसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल सॉन्ग लिखा था आमार सोनार बांग्ला। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए उन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा था आमार सोनार बांग्ला। इसे बाद में 1971 में इन्हें अपना गया, नेशनल सॉन्ग्स में अपनाया गया था, ठीक है। और इसमें इसके बाद है 1931, जब ये इम्पोर्टेंट साल क्यों है? क्योंकि इसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इसी साल, जिसमें गांधी जी अटेंड किए थे। और यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें गांधी जी पहली बार और आखिरी बार अटेंड किया था। और इसे दिल्ली पैक्ट भी इसी साल गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था, और इसी समय गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था,
ठीक है, तो इससे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन डिड वास्को द गामा केम इन इंडिया? वास्को द गामा भारत कब आए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1498। ठीक है, तो वास्को द गामा जो है 1498 में केप ऑफ रूट के माध्यम से इंडिया आए और वो कलिकट पोर्ट पे पहुँचे, जहाँ एक हिंदू रूलर जिसका नाम जैमोरिन था उन्हें स्वागत किया था। 1599 में इंग्लिश मर्चेंट जॉन मिंडलहेल आए थे भारत में। 326 में अलेक्जेंडर द ग्रेट वो भारत में एंटर किया था खैबर पास के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा जो डेट है 1616, जब डेनिस अराइव, भारत में डेनिस का आगमन हुआ और उन्होंने अपना सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया त्रैंक्वेबर जो कि तमिलनाडु में है और श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है, वहाँ पे इन्होंने ये अपना सेटलमेंट को इस्टेब्लिश किया था। तो इन सारे ईयर्स को याद रखना है, इन सारे ईयर्स से सब हमेशा क्वेश्चन आता है, स्पेशली 1498। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि स्टोरर और यूजिंगर ने एनिमल को फाइलम्स में क्लासिफाइड किया था। फाइलम्स जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कोएलेंटेरेटा, प्लैटीहेलमिन्थिस, स्किलीमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सारे को किसने क्लासिफाई किया था? स्टोरर और यूजिंगर ने। इन सबको क्या कहता है? फाइलम। तो प्रोटोजोआ एकमात्र ऐसा है जो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है, जैसे कि एमोइबा, पैरामेशियम, यूग्लेना। ठीक है, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, इसी में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है इस फाइलम में। ठीक है, और ये सबसे पुराने भी है, वर्ल्ड में सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म यही है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कॉकरोच, जिसका 13 हार्ट चेम्बर्स है। अच्छा, ठीक है, ये भी याद रखना। एकिनोडर्मेटा क्या होता है? सारे जो होता है मैराइन एनिमल्स, जो वाटर एनिमल्स होता है, जैसे स्टारफिश या सी कुकुम्बर। ठीक है, तो इसे इतना याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस? इनमें से किसको मार्श गैस भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, मीथेन। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, मर्क्यूरिक सल्फेट को वर्मेलियम कहा जाता है, जिंक सल्फेट को वाइट विट्रियोल कहा जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड को सैंड कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। यहाँ जितना भी मैंने नाम, निक नेम बताया या कॉमन नेम बताया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एक ना एक ऐसा सवाल आता है, देखने को मिलता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज़ द गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बुला लोकेटेड? दम्बुला का गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्रीलंका। ठीक है, दम्बुला जो है श्रीलंका में है। ठीक है, इसमें क्या है? बुद्धा का इमेज है, बोधिसत्व या बुद्धा का इमेजेस भी है यहाँ पे, इसके लिए ये जगह भी फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोका वॉज द सक्सेसर ऑफ, अशोका किसका सक्सेसर था? तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के बाद ही अशोका आए थे। ठीक है, इसके अलावा बिंबिसार जो है ये हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर है। काल अशोक जो है सक्सेसर है शिशुनाग का, शिशुनाग के बाद काल अशोक आए थे, ये नाग डायनेस्टी का। और काल अशोक के राज में ही सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर है। किसको हराकर बने थे? नंदा रूलर धनानंद को हराकर। ठीक है, तो इससे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डांस कुचिपुडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया? कुचिपुडी जो है किस राज्य से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुचिपुडी जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इसके अलावा
और भी जो डांस फॉर्म्स है उससे रिलेटेड, जैसे कि तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कथक, केरला जो है कथकली के लिए फेमस है, और आसाम में बिहू एंड सत्रिया, उड़ीसा में ओडिसी, महाराष्ट्र में लावनी। ठीक है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन सारे को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिल्ट कोणार्क टेम्पल? कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरसिम्हादेव वन। ठीक है, कोणार्क टेम्पल नरसिम्हादेव वन ने बनवाया था इन्होंने 1250 में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये इसमें कौन सा हिंदू सन गॉड को डेडिकेटेड है। सन गॉड मीन्स सूर्य को डेडिकेटेड है, इसीलिए सन टेम्पल भी कहा जाता है इसे। तो इसे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट कॉल्ड इन पाकिस्तान? थार डेजर्ट से जुड़ा हुआ जो डेजर्ट है पाकिस्तान में जो पड़ता है उसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान में, जो कि थार डेजर्ट का ही हिस्सा है और वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो उसको पाकिस्तान में कहा जाता है चोलिस्तान। और इसके अलावा गोबी डेजर्ट जो है ये नॉर्दर्न चाइना या फिर साउदर्न मंगोलिया में पड़ता है। ये भी याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इससे ये आता है कि गोबी कहाँ है, गोबी डेजर्ट ये चाइना में रहेगा या फिर मंगोलिया। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ प्रिजर्व्ड रिमेन ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमोट पास्ट इज कॉल्ड। डेड बॉडीज को स्टडी करना जो कि पास्ट से पाया गया हो, किसी एक्सकैवेशन से पाया गया हो खोदने के बाद, तो उसके स्टडी को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स जिसे कहते हैं। जैसे कोई मरा हुआ पेड़ पौधा या कोई भी जानवर हो, ऑर्गेनिज्म हो, जो एक्सकेवेट करके उसका फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं पैलेंटोलॉजी। इसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी जो स्टडी ऑफ आइस को कहा जाता है। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड को कहा जाता है। पिसिकल्चर स्टडी ऑफ फिशेस को कहा जाता है। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट को किस दूसरे एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है ताकि उसका वेट को पता कर सके? तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से कंपेयर करके दूसरे एटॉम्स का वेट को कंफर्म किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था? एंटोनियो डे लेवोजियर। तो लेवोजियर ने इसे ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था और इसका नाम भी इन्होंने ही दिया था। और कार्बन को किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी लेवोजियर ने ही किया था। हाइड्रोजन को किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नाइट्रोजन को किसने किया था? डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, इन सारे को याद रखना है क्योंकि इससे भी सवाल आता है कि किसने कौन सा एलिमेंट को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो परफेक्ट हेमिस्फीयर, मोस्टली फ्लैट, परफेक्ट स्फीयर, ओब्लेट स्फीयर। तो करेक्ट आंसर होगा ओब्लेट स्फीयर। ये परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, परफेक्ट हेमिस्फीयर भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, तो कैसा है? ओब्लेट स्फीयर। देखिए कैसा होता है शेप, ये है एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ। इस शेप को कहा जाता है ऑब्लेट। ये ना पूरा स्फीयर है, पूरा गोल नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर देखिए टेढ़ा है, ऊंचा नीचा दिख रहा है, तो ये है एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टू टीम प्लेड फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच? कौन सा दो देश पहला इंटरनेशनल ऑफिशियल क्रिकेट मैच खेला था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए एंड कनाडा। यूएसए एंड कनाडा जो है पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था। तो क्रिकेट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है।
कब स्थापना किया गया था? 1927 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। अभी प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। मेन कोच कौन है? रवि शास्त्री। ठीक है, कोच कौन है? रवि शास्त्री। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और ये कब स्थापित किया गया था? 1909 में। ये पहले इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, और ये बाद में 1898 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना गया। फिर सीईओ कौन है अभी? मनु शॉने, जो कि इंडियन है। फर्स्ट टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1877 में। किसके बीच खेला गया था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पहला वनडे मैच कब खेला गया था? 1971 में। किसके बीच खेला गया था? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि पहला टेस्ट मैच किसके बीच में हुआ था, पहला वनडे मैच किसके बीच में हुआ था। तो ये दोनों का ही आंसर सेम है, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? इनमें से कौन सा सबसे छोटा है? एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा कंटिनेंट है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो एशिया होगा। ठीक है, इस सवाल से इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इंक्रीजेस व्हाट हैपन्स टू इट्स वेवलेंथ? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो वेवलेंथ को क्या होगा? इंक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, घट जाएगा, या कोई कनेक्शन ही नहीं है? तो क्या होगा? अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब क्यों होगा? देखो फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इससे हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा? वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है, तो इस सवाल से इतना याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।